कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। नमस्कार, आज हम स्कूली छात्रों के लिए NCERT की एक काफी दिलचस्प पहल पर चर्चा कर रहे हैं। नाम है प्रयास। PRYAAS। जी, इसका पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। तो नाम से ही जाहिर है ये कोशिश है छोटे मतलब जो जिज्ञासु दिमाग है ना, उनमें रिसर्च, शोध करने की सोच और तरीका डेवलप करने की। बिल्कुल। हमारे पास इसके 2025-26 सत्र के लिए जारी दिशा निर्देश हैं। अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि ये स्कूल के जो सामान्य साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे कैसे अलग है, और क्या ये वाकई स्कूली शिक्षा और असल रिसर्च की दुनिया के बीच एक पुल बना सकती है। बिल्कुल। चलिए इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये पहल इसलिए भी अहम है, जैसा आपने कहा, क्योंकि ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 की सोच से जुड़ती है। अच्छा। NEP 2020 रटने वाली पढ़ाई से हटकर असल समझ, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वो जो करके सीखना होता है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उस पर बहुत जोर देती है। हाँ, वो तो है। तो प्रयास असल में इसी दिशा में एक कदम है। इसका मकसद है 9वीं से 11वीं क्लास के बच्चों को सिर्फ किताबों तक ही ना रखें, बल्कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया की किसी समस्या को एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने, समझने और उस पर बाकायदा काम करने का मौका देना। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असली रिसर्च प्रोसेस का अनुभव देने की कोशिश है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ साइंस फेयर के मॉडल बनाने से आगे की बात हुई? हाँ, कह सकते हैं। गाइडलाइंस में इसके कई लक्ष्य बताए गए हैं, जैसे छात्रों में वो साइंटिफिक प्रोसेस स्किल्स डेवलप करना, उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देना, टीम में या अकेले रिसर्च करना सिखाना। ये सब तो ठीक है, पर इसका सबसे बड़ा मकसद क्या लगता है? क्या कोई एक चीज है जो इसे सबसे खास बनाती है? मेरे ख्याल से 2 बातें इसमें सबसे अहम है। पहली, इसका फोकस स्टीम पर है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स। आर्ट्स, स्टीम में आर्ट्स? जी हाँ, आर्ट्स। यहाँ आर्ट्स का शामिल होना जरूरी है। ये दिखाता है कि रिसर्च को सिर्फ पारंपरिक विज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि क्रिएटिविटी और अलग अलग विषयों को जोड़ने की सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्ट्स, विज्ञान के प्रोजेक्ट में आर्ट्स कैसे जुड़ेगा? ये थोड़ा मतलब कोई उदाहरण है इसका गाइडलाइंस में? नहीं, देखिए, सीधे तौर पर उदाहरण तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये एक दरवाजा खोलता है। सोचिए, कोई छात्र किसी स्थानीय प्रदूषण की समस्या पर रिसर्च कर रहा है, वो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आर्ट का इस्तेमाल कर सकता है ना? या शायद किसी ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण के लिए मटेरियल साइंस और उसकी जो कलात्मक बनावट है, दोनों का अध्ययन कर सकता है। ये सोच को ज्यादा होलिस्टिक बनाता है, आप कह सकती हैं। अच्छा, हाँ, ये दिलचस्प है। और दूसरी अहम बात जो आपने भी शुरू में कही, ये स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी HEIs के बीच की खाई को पाटने की कोशिश है। हाँ। इस योजना में स्कूल के छात्रों और टीचर के साथ एक HEI मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट का जुड़ना अनिवार्य है। हाँ, ये टीम स्ट्रक्चर तो वाकई दिलचस्प है। तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? छात्रों के लिए क्या शर्तें हैं? अच्छा सवाल है। छात्र देखिए, 9वीं से 11वीं क्लास में होने चाहिए, किसी भी स्कूल के हो सकते हैं, सरकारी या प्राइवेट, शहरी या ग्रामीण। प्रोजेक्ट अकेले भी कर सकते हैं या फिर 2 छात्रों की टीम में। ठीक है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हर स्कूल से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट भेजा जा सकता है, एक एंट्री पर स्कूल। ओह, सिर्फ एक? तो कंपटीशन तगड़ा होगा। हाँ, शायद ये स्कूलों को अपना सबसे बेस्ट आइडिया आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। और टीम के बाकी 2 हिस्से, टीचर और एक्सपर्ट? हाँ, तो स्कूल की तरफ से गाइड टीचर होंगे। ये वही टीचर होंगे जो स्कूल में 9वीं से 12वीं क्लास को साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो पढ़ाते हैं, मतलब PGT या TGT क्वालिफाइड। ठीक। और तीसरा सदस्य होगा एक HEI एक्सपर्ट। ये किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च लैब या इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, जो साइंस या टेक्नोलॉजी के किसी भी फील्ड के विशेषज्ञ हों। समझ गए। तो ये तिकड़ी, छात्र, स्कूल टीचर और यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट, यही इस योजना की जान है, कह सकते हैं। बिल्कुल। छात्रों को आइडिया और जमीनी हकीकत की समझ होगी,
टीचर रोजमर्रा के गाइडेंस और स्कूल लेवल पर मदद करेंगे और एक्सपर्ट जो है वो गहरी तकनीकी जानकारी और शायद बेहतर लैब फैसिलिटीज दे पाएंगे। सही कहा। और स्कूलों का काम इन तीनों के बीच तालमेल बैठाना होगा। ये मॉडल मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो काफी मजबूत लगता है। बिल्कुल, पर किसी भी रिसर्च के लिए, चाहे वो स्कूल लेवल पर ही क्यों ना हो, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो समय और दूसरा संसाधन, मतलब पैसा। इस योजना में इसके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। समय की बात करें तो हर प्रोजेक्ट के लिए 1 साल का समय दिया गया है। इस सेशन के लिए ये अवधि मोटे तौर पर अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक रहेगी। 1 साल, ठीक है। और संसाधन मतलब फंडिंग? हाँ, फंडिंग की बात करें तो हर चुने गए प्रोजेक्ट को कुल मिलाकर करीब 50,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। 50,000? हाँ, इसे उत्प्रेरक अनुदान या कैटालिटिक ग्रांट कहा गया है। मतलब ये रिसर्च को शुरू करने, उसे एक चिंगारी देने के लिए है। अच्छा। इसका बंटवारा भी तय है, लगभग 10,000 रुपए छात्र या छात्राओं को प्रोत्साहन के तौर पर। 20,000 स्कूल को मिलेंगे ताकि वो जरूरी सामान, छोटी मोटी यात्रा या दूसरी सुविधाओं का इंतजाम कर सकें, और 20,000 उस HEI एक्सपर्ट को उनके मार्गदर्शन और समय के लिए। 50,000 रुपए हो सकता है सुनने में बहुत बड़ी रकम ना लगे, खासकर जब ये 3 हिस्सों में बटी हो, लेकिन स्कूल लेवल पर एक शुरुआती रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ये काफी मददगार हो सकती है। हाँ बिल्कुल। और शायद ये छात्रों को बजट मैनेज करना भी सिखाएगा। अच्छा, क्या ये भी बताया गया है कि ये पैसा किन चीजों पर खर्च किया जा सकता है? मतलब क्या खरीद सकते हैं इससे? हाँ, ये साफ तौर पर बताया गया है। इस पैसे का इस्तेमाल किताबें खरीदने, डेटा इकट्ठा करने के लिए कहीं आने जाने, या लैब के लिए जरूरी जो छोटे मोटे सामान होते हैं ना, जैसे केमिकल्स जो जहरीले ना हो, कांच के बर्तन, साइंस किट वगैरह, ये सब खरीदने में किया जा सकता है। और किन चीजों पर नहीं, ये जानना भी जरूरी है कई बार। वो भी स्पष्ट है। इस पैसे से किसी साइंटिफिक सोसाइटी वगैरह की मेंबरशिप फीस नहीं भरी जा सकती। अच्छा। और जो भी सामान खरीदा जाएगा, जैसे कोई छोटा उपकरण, वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद स्कूल या HEI की प्रॉपर्टी बन जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ठीक है, ये सही है। और ये अनुदान 2 हिस्सों में मिलेगा। पहला हिस्सा प्रोजेक्ट शुरू होते ही, और दूसरा हिस्सा 6 महीने बाद, जब काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट संतोषजनक पाई जाएगी। अच्छा, किश्तों में? ये भी अच्छा तरीका है। इससे प्रोजेक्ट पटरी पे बना रहेगा, मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। हाँ, तो अब अगर कोई छात्र या स्कूल में रुचि रखता है तो उन्हें क्या करना होगा? अप्लाई कैसे करना है? प्रक्रिया क्या है? हाँ, ये बताइए। प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। एक तय फॉर्मेट में एप्लीकेशन तैयार करके उसे ईमेल से भेजना होगा। ईमेल आईडी और फॉर्मेट वगैरह गाइडलाइंस में दिए गए हैं, और हम जरूरी लिंक्स शो नोट्स में डाल देंगे। ठीक है। लास्ट डेट? आवेदन भेजने की आखिरी तारीख इस साल के लिए 17 अगस्त 2025 रखी गई है। अगस्त 17, ठीक है। इसके साथ कुछ सहमति पत्र, मतलब कंसेंट लेटर्स भी लगाने होते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और HEI के हेड से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC चाहिए होता है। NOC, हाँ। मूल रूप से ये उनकी तरफ से एक हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम इस प्रोजेक्ट में सहयोग करेंगे वाला पत्र होता है। साथ ही छात्र के माता पिता की सहमति भी जरूरी है। ये सारे दस्तावेज शुरू में ही जरूरी सहयोग पक्का कर लेते हैं। चलिए, मान लिया आवेदन भेज दिया गया, फिर प्रोजेक्ट चुने कैसे जाएंगे? क्योंकि हर स्कूल से सिर्फ एक एंट्री आनी है, तो मुकाबला तो कड़ा हो सकता है। हाँ, चयन प्रक्रिया काफी व्यवस्थित लगती है। सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमेटी सभी आवेदनों को जांचेगी, स्क्रीनिंग करेगी। ओके। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं, जैसे आइडिया कितना नया और ओरिजिनल है, इसका वेटेज 20% है। उसके पीछे का साइंटिफिक विचार कितना ठोस है, 10%। रिसर्च करने का तरीका, मतलब मेथोडोलॉजी क्या होगी, 10%। ये रिसर्च समाज या पर्यावरण के लिए कितनी रेलेवेंट है, 20%। इसका पर्यावरण पर कैसा असर पड़ेगा, 20%। और पूरा प्रस्ताव कितनी साफ और स्पष्ट भाषा में लिखा गया है, इसका भी 20% वेटेज है। अच्छा, ये क्राइटेरिया तो काफी डिटेल्ड है। इससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ किताबी आइडिया नहीं ढूंढ रहे। ओरिजिनलिटी, प्रासंगिकता और खासकर वो पर्यावरणीय प्रभाव पर जोर देना, ये दिखाता है कि वो वास्तविक दुनिया से जुड़े नए और जिम्मेदार रिसर्च को बढ़ावा देना चाहते हैं। बिल्कुल।
इस शुरुआती जांच के बाद जो छात्र और शिक्षक शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें एक प्रेजेंटेशन देना होगा और इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू भी? हाँ, जो शायद ऑनलाइन ही हो। ठीक है। और अंत में कुल 40 प्रोजेक्ट चुने जाएंगे। 40? पूरे देश से? हाँ, पूरे देश से 40। इसमें भी संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। 20 प्रोजेक्ट ग्रामीण स्कूलों से और 20 शहरी स्कूलों से। अच्छा, रूरल अर्बन बैलेंस। हाँ, और इन दोनों ग्रुप्स में भी आधे सरकारी स्कूलों से और आधे प्राइवेट स्कूलों से होंगे। दिव्यांग छात्रों के समावेश का भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसा कहा गया है। नतीजे अक्टूबर मध्य तक आने की उम्मीद है। ये ग्रामीण, शहरी और सरकारी प्राइवेट का संतुलन वाकई महत्वपूर्ण है। अक्सर अच्छे मौके बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों तक सिमट कर रह जाते हैं। ये कोशिश सराहनीय है कि छोटे शहरों और गांवों के बच्चों को भी बराबर का मौका मिले। चयन प्रक्रिया वाकई में सिर्फ अच्छे आइडिया कोई नहीं, बल्कि समान अवसर देने के सिद्धांत को भी ध्यान में रखती दिख रही है। हाँ, लगता तो यही है। तो मान लीजिए किसी छात्र का प्रोजेक्ट चुन लिया गया, पैसे मिल गए, टीम बन गई। अब आगे क्या है? 1 साल तक ये टीम करेगी क्या? मतलब किसकी क्या भूमिका होगी? हाँ, यहीं पर असली काम शुरू होता है। छात्र का मुख्य काम होगा एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करना, उन्हें करना, डेटा इकट्ठा करना, उसे एनालाइज करना और आखिर में रिपोर्ट लिखना। उन्हें रोज अपने काम का और खर्च का हिसाब भी रखना होगा, डायरी मेंटेन करनी होगी। और टीचर और एक्सपर्ट का रोल? गाइड टीचर का काम होगा छात्र को रास्ता दिखाना, ये पक्का करना कि वो सही वैज्ञानिक तरीका अपना रहे हैं, लैब में सेफ्टी का ध्यान रखना और छात्र की उपस्थिति वगैरह का रिकॉर्ड रखना। ओके। HEI एक्सपर्ट का रोल ज्यादा तकनीकी होगा। वो मुश्किल कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के डिजाइन में सलाह देंगे और जरूरत पड़ने पर अपनी लैब या उपकरणों के इस्तेमाल की सुविधा भी दे सकते हैं। और स्कूल और HEI के जो प्रमुख हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि वो जरूरी माहौल और प्रशासनिक मदद मुहैया कराएं। मतलब ये पूरी तरह एक टीम एफर्ट है। निश्चित रूप से। और इसमें रिपोर्टिंग का भी सिस्टम है। जैसा आपने बताया, 4 महीने बाद एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी और साल के अंत में फाइनल टेक्निकल रिपोर्ट। हाँ। साथ ही ये घोषणा भी करनी होगी कि ये काम उनका अपना है, कहीं से कॉपी नहीं किया गया, मौलिकता की घोषणा। हाँ, प्लेजरिज्म वाली बात। बिल्कुल। तो ये पूरी प्रक्रिया छात्रों को सिर्फ रिसर्च करना ही नहीं सिखाती, बल्कि प्लानिंग, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, रिपोर्ट राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट जैसे बहुत जरूरी स्किल्स भी सिखाती हैं। ये अनुभव उनके कॉलेज और करियर में बहुत काम आएगा। ये तो हुई सीखने की बात। क्या छात्रों और शिक्षकों को कोई और पहचान या प्रोत्साहन भी मिलेगा इस योजना के तहत? मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट के अलावा? हाँ, कई तरह के प्रोत्साहन है इसमें। चुने गए छात्रों और उनके प्रोजेक्ट्स की जानकारी प्रयास के वेब पोर्टल पर डाली जाएगी। अच्छा, ऑनलाइन विजिबिलिटी। हाँ, उन्हें अपना काम राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी RBVP जैसे बड़े मंचों पर दिखाने का मौका मिल सकता है। प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा करने पर सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही। और क्या उनके काम को कहीं पब्लिश करने में भी मदद मिलेगी? ये छात्र अक्सर पूछते हैं। हाँ, इसकी भी व्यवस्था है। सभी सफल प्रोजेक्ट्स को मिलाकर एक प्रयास संग्रह यानी कॉम्पेंडियम बनाया जाएगा और तकनीकी रिपोर्ट्स भी पब्लिश होंगी। बढ़िया। इतना ही नहीं, अगर कोई आइडिया वाकई बहुत असाधारण है तो उसे बिना किसी अतिरिक्त पैसे के 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, ताकि उस पे और काम किया जा सके। ओह, एक्सटेंशन भी? ये तो सीरियस रिसर्च वाली बात हो गई। हाँ, और क्या इन आइडियाज को आगे ले जाने की भी कोई संभावना है, जैसे कि कोई स्टार्टअप वगैरह में बदलने की? बिल्कुल। गाइडलाइंस में लिखा है कि जिन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा संभावना दिखेगी उन्हें स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए नेशनल इनोवेशन काउंसिल जैसी संस्थाओं से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। वाह। छात्र चाहें तो अपने रिसर्च को अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करवाने का प्रयास भी कर सकते हैं। बस उन्हें NCERT के सहयोग का जिक्र करना होगा। ये सारे प्रोत्साहन मिलकर इसे सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा बना देते हैं। अपने काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलते देखना या उसे एक स्टार्टअप आइडिया में बदलते देखना किसी भी युवा छात्र के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो ये प्रयास योजना स्कूली बच्चों को उनकी जिज्ञासा को एक व्यवस्थित रिसर्च में बदलने का एक ढांचा और मौका दे रही है। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सीखने, खोजने
और कुछ नया करने का एक मंच है। सही कहा। ये वाकई युवा दिमागों को साइंस और रिसर्च की तरफ खींचने का एक सराहनीय प्रयास लगता है, जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकता है। मैं सहमत हूँ, और इसका असर सिर्फ छात्रों पर ही नहीं पड़ेगा। ये स्कूलों और कॉलेजों यानी यूनिवर्सिटियों के बीच एक ज्यादा मजबूत और व्यवहारिक रिश्ता बनाने में भी मदद कर सकता है। अक्सर ये दोनों दुनियाएं थोड़ी अलग थलग काम करती हैं। ये पहल उन्हें साथ लाने का एक तरीका है। ये तो सकारात्मक पहलू हुए, लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं? मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर, जैसे क्या स्कूल टीचर और यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट के बीच तालमेल बिठाना हमेशा आसान होगा? या क्या सभी स्कूलों के पास वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो इस तरह की रिसर्च के लिए जरूरी है? चुनौतियां तो होंगी, इसमें कोई शक नहीं। स्कूल टीचर पर पहले ही काम का बोझ होता है, उनके लिए इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए समय निकालना एक चुनौती हो सकती है। इसी तरह HEI एक्सपर्ट की अपनी व्यस्तताएं होंगी। दोनों के बीच प्रभावी संवाद और सहयोग बनाए रखना वो महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, संसाधनों की कमी खासकर ग्रामीण या छोटे शहरों के स्कूलों में एक बाधा बन सकती है, भले ही कुछ अनुदान मिल रहा हो। सही। तो इस योजना की सफलता इस बात पर काफी हद तक निर्भर करेगी कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। ये तो भविष्य ही बताएगा कि ये कितना सफल होता है, लेकिन पहल अच्छी दिशा में लगती है, शुरुआत तो है। हाँ, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। स्कूल लेवल पर इस तरह का रिसर्च अनुभव छात्रों को आगे चलकर बड़ी और जटिल समस्याओं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, स्वास्थ्य हो या कुछ और, उनसे निपटने के लिए कैसे तैयार करेगा। और जैसा कि ये योजना स्थानीय समस्याओं पर फोकस करने को कहती है, क्या हमारे शहर और गांव सचमुच इन नन्हे वैज्ञानिकों की तरफ देख सकते हैं अपनी कुछ समस्याओं के नए समाधानों के लिए? इस क्षमता का पूरा इस्तेमाल कैसे हो, इस पर सोचना जरूरी है।